नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार के सुपौल से, जहां पर बकौर पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने की जानकारी सामने आ रही है। 3 पिलर का एक गाटर यहां पर गिरा है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मजदूरों के रेस्क्यू का काम फिलहाल चल रहा है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। बिहार के सुपौल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब वो इस वक्त हादसे को लेकर बड़ी जानकारी दे रही हैं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े पुल माने जाने वाले इस पुल पर यह घटना हुई है। 3 पिलर का एक गाटर गिरा है और इसकी वजह से कई मजदूरों के दबे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। मौके पर भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। सुपौल में देश का सबसे बड़ा यह बकौर पुल बन रहा है। बिहार के सुपौल से आ रही है तस्वीरें और इस बकौर पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा। पुल का 50, 51 और 52 पिलर का एक गाटर है, वो नीचे गिर गया है और इसकी वजह से कई मजदूर दब गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 1200 करोड़ की लागत से यह बकौर पुल बन रहा है। सुपौल में सबसे बड़ा यह पुल माना जा रहा है, जो इस वक्त टूटने की जानकारी सामने आ रही है। इसका एक हिस्सा टूटा है, गाटर गिरा है, जिससे कई मजदूर दब गए हैं। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुपौल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये सबसे पहली तस्वीर जो है वो इस हादसे के बाद की आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, तो जैसे ही लोगों को पता चला है, काफी संख्या में लोग भी यहां पर मौके पर मौजूद और इस वक्त ये तस्वीरें। बड़ी खबर बिहार के सुपौल से, बकौर पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने की जानकारी सामने आ रही है। आने के बावजूद भी अपना करसीमा नहीं छोड़, कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठ रही है। जो इतना बड़ा पुल देश का और वो गिर जाना गाटर। जी, उसमें गुणवत्ता कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं, सारा चीज सर मरीज मारता है। तो हम लोग निकाले, हम ग्रामीण लोग निकाले। कितना लोग इसमें दबे होने की संभावना जताई जा रही है? इसमें लगभग 40 से 50 आदमी भीतर में दबे हुआ है, गाटर के नीचे। गाटर के नीचे। और कितने लोगों को ले जाया गया? 20-25 आदमी को भेजा गया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले आज कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत सरकार ने उसके बैंक खाते सीज करवाए हैं। बीजेपी ने इसका करारा जवाब दिया कि कांग्रेस ने हार की हताशा में नया बहाना खोज लिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, The finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए। पूरी कांग्रेस मैदान में उतर आई है। पार्टी हेडक्वार्टर में पूरे 49 मिनटों तक कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक डिटेल देती रही। मामला लीगल है, लेकिन बोरे भर भर कर बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाती रही। मोदी सरकार को कोसती रही। कांग्रेस के पास पैसों की किल्लत का रोना रोती रही। सिलसिलेवार आरोपों की फहरिस्त पर गौर कीजिए, इसके बाद बीजेपी का पलटवार दिखाएंगे। पहला आरोप, कांग्रेस का खाता जानबूझकर फ्रीज किया गया ताकि चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए। दूसरा आरोप, मामला 30 साल पुराना है, लेकिन बैंक खाते सील चुनाव के ऐन पहले किए गए। तीसरा आरोप, हर राजनीतिक पार्टी को आयकर में छूट दी गई, लेकिन कांग्रेस को नहीं मिली। ये दोहरा रवैया है। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उसके सामने बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। यही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि उसके अकाउंट से पैसे निकाल भी लिए गए हैं और ये आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर लगाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न सिर्फ उनके खाते फ्रीज कर चुका है, बल्कि उससे रकम भी निकाल चुका है। अब पार्टी के सामने संकट यह है कि चुनाव के ठीक पहले कैसे प्रचार करे, कैसे चुनाव सामग्री जुटाए और उम्मीदवारों की आर्थिक मदद कैसे करे।
इन सब का आरोप कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और उसके इशारे पर काम करने के लिए इनकम टैक्स को जिम्मेदार ठहराया। वहीं बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक जमीन खोती जा रही कांग्रेस अब सूख कर कांटा हो गई है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोप बहुत संगीन हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की प्रक्रिया ही नहीं, लोकतांत्रिक संरचना पर ही कांग्रेस ने डायरेक्ट अटैक किया है, वो भी उस वक्त जब देश चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है। सवाल है कांग्रेस की टाइमिंग पर, सवाल है कांग्रेस की मंशा पर, जो बीजेपी ने अपने पलटवार में क्लियर कर दिया है। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले आज। ठीक 1 महीने बाद देश 18वीं लोकसभा के लिए मतदान करना शुरू करेगा और ठीक उसी वक्त कांग्रेस सारी शिकायतों की तलवार भांज रही है। कांग्रेस के आरोपों को तवज्जो जनता की अदालत में कितना मिलेगा या टाई टाई फीस हो जाएगा, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं उसे सुन लीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए। सियासी आरोपों प्रत्यारोपों की पूरी रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी कांग्रेस का खाता बंद वाली डिटेल देख लीजिए। 13 फरवरी इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 105 करोड़ के बकाया वसूली का नोटिस भेजा। इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर इस केस में 210 करोड़ का पेनल्टी लगाया। आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी कांग्रेस इसके खिलाफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंची। कुछ घंटों में अकाउंट डिफ्रीज हो गए। 21 फरवरी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस के खातों से 65 करोड़ से ज्यादा निकाल लिए हैं। 8 मार्च इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स की कार्रवाई पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। 11 मार्च कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 13 मार्च दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। 19 मार्च कांग्रेस ने कोर्ट में 3 वित्तीय सालों का रीअसेसमेंट करने के खिलाफ अपील दायर की। 20 मार्च दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और अदालती कार्रवाई के बीच भड़की सियासी लड़ाई की असली तस्वीर क्या है, ये बयानों के बाढ़ खुद ही बयां कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले आज। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। बीजेपी मालामाल है। कांग्रेस के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ पा रहे हैं। पार्टी का खजाना खाली है। इन सारे आरोपों के पीछे कांग्रेस की चिंता कम दिख रही है, कोशिश ये ज्यादा दिख रही है कि बीजेपी को बदनाम किया जाए। चुनाव के अखाड़े में पिछड़ती कांग्रेस के पास अगर पैसा नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी देश के संवैधानिक संस्थानों का कैसे है, मोदी सरकार का क्यों है? जवाब बीजेपी से सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें?
अगर राहुल गांधी की ये अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं। कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ जनता के सामने आने के बाद भी राजनीति गरमा नहीं पाई। बीजेपी के खाते में पैसा देख जनता की जिस आक्रामक प्रक्रिया की कांग्रेस उम्मीद सजा रही थी वो औधे मुंह गिरी। लिहाजा लगता है कि कांग्रेस अब प्लान बी पर काम कर रही है, जिससे उसे चुनाव में फुल ऑन शामिल करने से रोके जाने का आरोप है। जबकि सच का एक दूसरा सिरा यह है कि दरवाजे पर बारात पहुंचने वाली थी कि बारातियों के बीच घमासान छिड़ गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए फुल पावर में चुनाव प्रचार में जुटा है और इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर संग्राम छिड़ा है। ताजा उदाहरण बिहार का है, जहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच पेच फंस गया है। किसे कितनी सीट दी जाए, कौन कहां से खड़ा किया जाए, कौन जिताऊ उम्मीदवार होगा, और सबसे ऊपर इतिहास, जब यूपीए था तब दोनों के बीच सीट शेयरिंग का समीकरण क्या था। कांग्रेस आरजेडी में कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई में रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर केसी वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती भी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के इस ऑफर के बाद कांग्रेस पार्टी नाराज है। बातचीत में कांग्रेस ने 9 से कम सीटों पर लड़ने से इनकार कर दिया है। तो वहीं यूक्रेन अपने वजूद की आखिरी जंग लड़ रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है कि अगर यूक्रेन पूरी तरह से जंग हार गया तो फिर राष्ट्रपति पुतिन का अगला टारगेट पूरा यूरोप होगा। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो मरते यूक्रेन को जंग हारने नहीं देगा। $755 दिन में जीता यूक्रेन, 300 दिन में जीतेंगे यूरोप। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन जंग को 755 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को ना तो नेटो बचा पाया और ना ही अमेरिका के खौफनाक और खतरनाक हथियार रूसी सेना को खदेड़ पाए हैं, बल्कि अब तो राष्ट्रपति पुतिन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इकहत्तर साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादों से पूरा यूरोप कांप रहा है। 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए पुतिन के तेवरों से अब पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा भी दहल गए हैं। रूस के नए जंगी तेवरों से अमेरिका भी खौफ में आ गया है। खौफ में अमेरिका, पुतिन को रोकना नामुमकिन। 71 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या यूक्रेन को रौंदने के साथ साथ यूरोप पर भी हमला करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जंग के 755 दिन बाद भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी समेत नेटो के सभी 31 देश पुतिन के रूस को जंग में हरा नहीं पाए हैं। अमेरिका भी अब मानने लगा है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे। जरा देखिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पुतिन के तेवरों को लेकर क्या कहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम मुगालते में ना रहे, पुतिन यूक्रेन में ही नहीं रुकेंगे। उनका ये बयान पोलैंड के राष्ट्रपति की उन आशंकाओं के बाद आया है जब उन्होंने कहा था कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन में नहीं रुकेंगे, अगर जंग जीत गए तो बाकी देशों यानी यूरोपीय देशों पर हमला करेंगे।
अब सवाल उठता है, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अचानक पुतिन के रूस से क्यों घबरा रहा है? ऐसा बयान तो पिछले 2 साल में भी देखने को नहीं मिला। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और नेटो ने पूरा जोर लगा दिया था कि पुतिन किसी भी तरह से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति नहीं बन पाए। 3 दिन तक चले रूस में चुनाव के दौरान पश्चिमी सीक्रेट एजेंट्स ने पूरी कोशिश की किसी तरह का बड़ा हमला मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर हो और पुतिन चुनाव हारे। लेकिन पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए और अब साल 2030 तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। इसी वजह से ही अमेरिका, पोलैंड और नेटो देशों में खलबली मची हुई है। करें तो क्या करें? इधर एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस को हराना नामुमकिन अब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि रूस को उत्तर कोरिया से बेतहाशा घातक मिसाइलें और बम मिलने लगे हैं। रूस की मीडिया के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर कम से कम 10 बार उत्तर कोरियाई मिसाइलों से हमला किया। उत्तर कोरिया रूस को घातक हथियार सप्लाई करने वाला प्रमुख देश बनता जा रहा है। 18 मार्च 2024 को वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने मॉस्को को बैलिस्टिक मिसाइलों और 30 लाख तोप खाने के गोले रूस को अब तक सप्लाई किए हैं। खार्किव ओब्लास्ट कार्यालय के प्रमुख ओलेक्जेंडर फिल्चाकोव ने 14 मार्च 2024 को दावा किया था रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए लगभग 50 उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल अब तक किया है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस को 10,000 कंटेनरों से हथियारों की सप्लाई उत्तर कोरिया की तरफ से हुई है। इधर यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU का दावा है कि 30 दिसंबर 2023 को रूस ने पहली बार यूक्रेन पर उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जो यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया पर हुआ था। ऐसे हालात में अब आप ये भी जान लीजिए कि एक तरफ यूक्रेन को नेटो के 31 और यूरोप के 50 देश यानी कुल 81 देश मिलकर अब तक अरबों डॉलर के घातक हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पश्चिमी देशों की मिसाइलें, ड्रोन और टैंक रूस को रोक पाए। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए अनुमति, छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए महाराष्ट्र राजस्थान प्रदेश की खबरें। नमस्कार।